You millennials. You grew up watching movies like Rang De Basanti, The Legend of Bhagat Singh and still elected this government. Gen Z. Gen Z मिलेनियल से परेशान है, मिलेनियल्स बूमर से और बूमर्स दुनिया से। ऐसे में मिलेनियल्स और अर्ली जेन जी का धन्यवाद देना तो बनता है। आपने और हमने रंग दे बसंती देखी और फिर भी 2014 में बदलाव को चुना, फिर 2019 में भी और 2024 में भी। देखिए, आज मैं केवल एक चेहरा हूँ, केवल एक आवाज हूँ जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन जो शब्द और उनसे छलक रही व्यक्तिगत भावनाएं जो आप सुन रहे हैं, वह एक पत्रकार होने के नाते, एक मुंबईकर होने के नाते, एक ऐसी व्यक्ति जिसने रंग दे बसंती करीब 15 बार देखी होगी, हमारी राइटर सिमरन शर्मा की है। जब पहली बार ये पोस्ट देखा तो रंग दे बसंती का वह रेडियो स्टेशन वाला सीन याद आ गया। देश बदलने के लिए जब कुछ दोस्त धर्म भूलकर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। फिर जब ये वीडियो देखा तो अनफॉर्चुनेटली मुंबई से है, तब एक रियलिटी चेक मिला। ये किसी मूवी की नहीं बल्कि उन लोगों की बात है जिन्होंने कभी डर देखा ही नहीं, जिन्हें स्पिरिट ऑफ मुंबई की हकीकत पता ही नहीं है। बात यहाँ न तो नीट की है, न कॉकरोचों की है, न देश की है, न हमारी, न आपकी। आज बात केवल मुंबई की करते हैं, क्योंकि ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। यू मिलेनियल्स, तुमने बचपन में ये फिल्में देखी लेकिन फिर भी ये सरकार चुनी, तो क्या करते ये एसी कमरे वाले तिलचट्टे? क्या ये जानते हैं कि 2014 में पहली बार 70% युवाओं ने वोट दिया बदलाव के लिए, बीजेपी के लिए? या शायद वह अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से थक चुके थे इसलिए? एनडीए का मिलेनियल अर्ली जेन जी वोट शेयर करीब 40% रहा। क्यों? ये जो लूजर चिल्ला रहे थे, ये लोकल ट्रेन में तो ट्रैवल करते ही होंगे। अरे आमची मुंबई की लाइफलाइन जो है, आपने रील्स देखी होगी, कैसे एक दूसरे शहर की लड़की को आधी रात में भी मुंबई में ट्रैवल करने में सेफ महसूस होता है, कैसे वह लोकल ट्रेन में बेस्ट की बसेस में निडर होकर सफर करती है। स्पिरिट ऑफ मुंबई। भाई, ये बचपन में हमें क्यों नहीं मिला? मेरी तरह मुंबई में पला बड़ा हर मिलेनियल, हर अर्ली जेन जी आज यही सोचता है। ये लूजर चिल्लाने वाले, रंग दे बसंती की दुहाई देने वाले, बॉलीवुड को आइडियलाइज करने वाले, ये कभी उस स्पिरिट ऑफ मुंबई को नहीं समझ सकते जो बचपन में हमें बेचा गया था। इन्हीं की भाषा में समझाती हूँ। नसीरुद्दीन शाह ने अपने जीवन में सिर्फ एक अच्छा काम किया है, उन्होंने द वेडनेसडे में काम किया। वेडनेसडे का वो डायलॉग याद है कि मेरी बीवी हर 2 घंटे में फोन करती है, चाय पी कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। क्यों? क्योंकि दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। बस यही डर, ये कभी नहीं समझेंगे क्योंकि ये डर हमने जिया है, हमने अपनी माताओं की आंखों में देखा है। जब वो दिन में 10 बार फोन करती थी कि ट्रेन पकड़ ली, कौन सी ट्रेन मिली? हम छोटे थे, सुनकर सोचते थे शायद प्यार है, लेकिन वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो खो देने का डर था, खौफ था। मैंने 11 जुलाई 2005 को अपनी मम्मी को लगभग टूटे हुए भी देखा है। आज भी याद है, मेरे मामा 1757 की चर्च गेट विरार की फास्ट लोकल पकड़ते थे, वही फर्स्ट क्लास का डब्बा। मीरा रोड भायंदर ट्रेन आते आते बम फटे, एक के बाद 7 ट्रेनों में वही लोकल, वही डब्बा। कल्पना कीजिए, फोन्स बंद, न सोशल मीडिया, न कुछ कोई संपर्क, कैसे करें? फिर 3-4 घंटे बाद किसी अस्पताल से फोन आया, मामा जी का ही, वह सुरक्षित हैं, अस्पताल में लोगों की मदद कर रहे हैं। बस कुछ सेकंड से उनकी वह ट्रेन छूट गई थी। उन कुछ सेकंड्स ने मेरे परिवार को उजड़ने से बचा लिया। 26/11 का वह टेक, जहां बरखा दत्त चिल्लाकर ताज होटल के सामने से रिपोर्टिंग कर रही थी, आतंकियों को रिपोर्ट्स मिल रही थी। उसी हमले में जब कसाब ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर गोलियां चलाई थी, तब उसके 10 मिनट पहले मेरे भाई ने CSMT से ट्रेन पकड़ी थी। 2011 जवेरी बाजार ब्लास्ट, बाजू की गली में मेरे अंकल काम करते थे। 1984 भिवंडी मुंबई दंगे, मेरी बुआ पेट से थी, पिताजी ने दंगों के बीच से उन्हें मुंबई से अजमेर पहुंचाया था। और ये सुनकर अगर आपको लगता है कि मेरी ही कहानी ट्रेजेडी है तो आप गलत हो। ये मैं कुछ हमारे द पैम्फलेट के इंस्टा कमेंट्स पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। एक दर्शक लिखती है कि मेरे पिताजी उस ट्रेन में थे जो कुछ ही मिनट्स पहले CST से निकली थी जब कसाब ने फायरिंग शुरू की। मुझे याद है कि किस तरह मैं उनके फोन को बार बार ट्राई कर रही थी। दूसरी लिखती है कि मैं 10वीं क्लास में जब सीरियल ब्लास्ट हुए और बस बोरीवली स्टेशन से निकली ही थी, मैंने वो ब्लास्ट सुना, SV रोड वाला, और लोगों को जान बचाते हुए भागते हुए देखा। 10 मिनट की देरी ने मेरी जान बचा ली। और गेस कीजिए कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? पाकिस्तान के साथ पीसफुल टॉक्स। आप इस स्लाइड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऐसी कई कहानियां मिलेंगी, और हकीकत में ऐसी लाखों कहानियां हैं, हादसे हैं। किसी की जान कुछ सेकंड से बची तो किसी की कुछ सेकंड्स की वजह से जान चली गई। अब ये पूछेंगे कि ये तो तब था, अब का क्या?
ठीक है, कौन नहीं मानता कि पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, पर ये लोग सुनना ही नहीं चाहते कि पेपर लीक किया कुछ लोगों ने, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाई जा चुकी है, सरकार नया बिल ले आई जहां पेपर लीक के लिए 10 करोड़ की फाइन है। फिर भी अगर आगजनी करनी है तो जाओ, यहाँ बैठकर मिलेनियल्स के नाम पर मत रो। तुम्हें नहीं पता इस देश का मिलेनियल्स और अर्ली जेन ज़ी का बचपन कैसे गुजरा है, और तुम कभी जान भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उतनी मजबूत सरकार जो मिली है। हमें क्या मिला? डॉसियर, मोहाली में क्रिकेट मैच, ये थी हमारे डर की कीमत। तुम्हें क्या मिला? सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ताकि तुम्हें कभी डर ही न मिले। कहते हैं फकिंग मिलेनियल्स, यू ग्रू अप वाचिंग मूवीज लाइक रंग दे बसंती, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह एंड स्टिल इलेक्टेड दिस गवर्नमेंट। मैं फिर कहती हूँ, ये किसी पार्टी या राजनीति की बात नहीं है, ये डर की बात है। बात असुविधा की है जो तुम्हें कभी नहीं मिली। कम्युनल बिल नहीं देखा, लंबे लंबे पावर कट नहीं देखे, गैस सिलेंडर कई दिनों तक मिलता नहीं था, पानी 2-3 दिन में एक बार आता था, लोकल में चढ़ते वक्त बजरंग बाण पड़ते थे ताकि घर पहुंचे तो सांस चल रही हो। मैंने रंग दे बसंती 15 बार देखी है और लेजेंड ऑफ भगत सिंह 10 बार। धन्यवाद करो कि मिलेनियल्स रंग दे बसंती का एजेंडा समझ गए। फिल्म में डीजे और उसके दोस्तों का मस्ती भरा अंदाज हमें भी पसंद आया था, लेकिन जब उस फिल्म को बिना किसी नॉस्टैल्जिया के ठंडे दिमाग से देखते हैं तब समझ आता है कि सिनेमा के पर्दे पर राष्ट्रवाद का नकाब पहनाकर परसेप्शन वॉरफेयर कैसे चलाया गया था। हमने समझा कि लक्ष्मण प्रसाद पांडे को असलम से असलियत में दिक्कत नहीं थी, उसे दिक्कत थी सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म और अपीजमेंट से। हमने समझा कि 1980 के दशक से चली आ रही पुरानी मिग 21 फ्लीट और स्पेयर पार्ट्स की कमियों का सारा दोष चालाकी से 2006 की फिल्म में एक चुनिंदा राजनीतिक छवि पर फोड़ दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, हमने समझा कि समस्या का समाधान व्यवस्था सुधारना नहीं, बल्कि रक्षा मंत्री की हत्या करना और ऑल इंडिया रेडियो पर कब्जा करना दिखाया गया। यानी एक शुद्ध उग्रवादी और माओवादी पैटर्न को युवा आक्रोश और देशभक्ति का नाम देकर महिमा मंडित कर दिया गया। लेकिन हमने फिल्म को फिल्म की तरह देखा, उसे अपनी राजनीतिक समझ का पैमाना नहीं बनाया। और रही बात द लेजेंड ऑफ भगत सिंह की, तो सुनिए, शहीद भगत सिंह का इंकलाब किसी शहर में आगजनी करने, चेहरा छिपाकर पत्थरबाजी करने या देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। इंकलाब का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं होता, इंकलाब का असली मतलब होता है सड़ चुकी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना। और हम मिलेनियल्स और अर्ली जेन ज़ी ने वही किया था। हमने अपनी क्रांति सड़कों पर आग लगाकर नहीं, बैलेट बॉक्स के जरिए लाई। हमने उस जनरेशनल ट्रॉमा को तोड़ा, हमने क्रांति की उस मशाल को पकड़ा, उस डर के चक्रव्यूह को तोड़ा, ताकि आपकी पीढ़ी को कभी 10 मिनट की देरी के कारण अपनी जान गंवाने का खौफ न सहना पड़े। हमारा बदलाव ही हमारा इंकलाब था। याद रखना, यू वोटेड बेस्ड ऑन एन एस्थेटिक आइडियल, वी वोटेड बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वाइवल। इसलिए जब अगली बार कीबोर्ड वॉरियर बनकर हमें ताना मारो कि यू मिलेनियल्स, यू वॉच्ड रंग दे बसंती एंड स्टिल इलेक्टेड दिस गवर्नमेंट, तो आईने में देखकर खुद से पूछना, तुम जिस सुरक्षित माहौल में बैठकर आज देश को कोस रहे हो, वह सुरक्षा तुम्हें किसी फिल्म में स्क्रिप्ट से नहीं मिली है। वह सुरक्षा तुम्हें इन्हीं मिलेनियल्स और अर्ली जेन ज़ी के उसी एक वोट से मिली है जिसने 2014 में इस देश की तकदीर बदल दी। You want to worship an ideal you read online. You want to worship an ideal who wants to reinvent himself on social media. But this is the same ideal who was out partying when Mumbai was burning and Mumbaikars were dying. We voted so we wouldn't become collateral damage on a random train platform. So our partners wouldn't worry as our parents did. That's not a generational divide. That's the difference between cinematic fantasy, a social media world, and a lived reality. Jai Hind.